शुरू करते हैं टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे मैंने बताया था सारी वीडियोस में अपनी पहले भी, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्यू तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो एक फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर 3/7 एक फ्रैक्शन है, 2/1 एक फ्रैक्शन है, 5/19 ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसकी फॉर्म में आ जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। बस तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख दूँ 5/0 तो भाई ये फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेसिमल क्या होता है? अगर कोई भी नंबर के पीछे पॉइंट में कुछ आ जाए, जैसे कि एग्जांपल 2.111, तो ये जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं सब डेसिमल में चल रहा है, इसे हम डेसिमल कहते हैं इस पॉइंट को, और पीछे डेसिमल के उसमें चल रहा है। अगर मैं एक फ्रैक्शन लूँ 17/2, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? 8.5, तो यानी कि एक डेसिमल में हो गई है। तो एक टाइप से तुम डेसिमल उन चीज़ों को समझ सकते हो। वैसे फ्रैक्शन जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे, उनमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे आएगा आंसर। इस डेसिमल को दिखाने के क्या क्या तरीके हैं? तुम ऐसे दिखा सकते हो, नहीं तो तुम एक इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, 85/10। वो भी तो एक इसकी सेम ही तो बात बनेगी ना। 8.5 या 85/10 एक ही बात पड़ेगी, या फिर 17/2। अब आगे चलते हैं, डेसिमल को ऐड और माइनस कैसे करते हैं। तो मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5/11 को मेरे को ऐड करना है 13/16 के साथ, तो मैंने ऐड कैसे करूँगा? तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले तुम्हें डिनोमिनेटर्स का जो है एलसीएम ले लेना होता है। 16 और 11 का कोई एलसीएम तुम कैसे लोगे, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। 11 का एक ही फैक्टर है, 11 16 का क्या फैक्टर है? 2 × 2 × 2 × 2। भैया कॉमन फैक्टर कुछ नहीं निकल के आ रहा, सारे कॉमन है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे को। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पे जो अनकॉमन फैक्टर थे 11 के, वो तुम्हें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस एलसीएम के। जैसे यहाँ पे तुमने देखा 11 ही, इस एलसीएम में सिर्फ 11 का एक 11 ही फैक्टर है, बाकी सारे जो है अनकॉमन है। तो ये सारे फैक्टर्स तुम्हें 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है कि 5 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और यहाँ पे 16 का अनकॉमन फैक्टर कौन सा निकल के आएगा एलसीएम में? 11। तो तुम्हें 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसको ऐड कर देना है, यानी कि ये हो गया। और नीचे तुम्हारा एलसीएम था 11 × 2 × 2 × 2 × 2। अब जब तुम ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 × 4 यानी कि 40, प्लस 13 × 11 143/11 × 2 × 2 × 2 × 2। अब मैं नीचे इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में जाके कुछ कट जाएगी, इसे ऐसे ऐड कर देता है 183/11 × 2 × 2 × 2 करके देखो कुछ कट रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा। तो अब हम इसे आखिर में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 183/11 × 16 यानी कि 183/176। ये हमारे पास इसका एडिशन आ गया। सब्ट्रैक्शन भी ऐसी ही होगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सेम चीज़ फॉर्मूला फॉलो होएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब तुम सोचोगे कि मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा था, लेकिन बता रहा हूँ फ्रैक्शन। तो वो कुछ नहीं है। डेसिमल में क्या होगा, जैसे मान लो 8.3 है और 11.2 है, तो यहाँ पे तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे डेसिमल हटा दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेसिमल हटा दोगे, क्या करेगा? 83+112/10, तो यानी कि हो जाएगा 195/10, यानी कि 19.5। तो ये सेम चीज़ है, यहाँ पे तुम्हें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर तुम्हें फ्रैक्शंस में एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सबसे पहले मैं फ्रैक्शंस के उसमें बताऊंगा, उसके बाद मैं डेसिमल्स में बताऊंगा। अब अगर तुम्हारे पास कोई फ्रैक्शन आता है 5 और 11, और साथ में उसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना हो 22/10, तो ये तुम कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखो, जो डिनोमिनेटर में इसका है वो इसको भी काट सकता है। अब ठीक है, 11 जो है 22 को काट सकता है, तो यहाँ 2 कर दिया। यहाँ 5 10 को काट सकता है, तो ये 2 कर दिया। तो यानी कि मेरे पास मल्टीप्लाई 2/2 = 1। तो जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है मेरा, ये न्यूमरेटर को किसी और के न्यूमरेटर को भी काट सकता है मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, यानी कि 5/11 डिवाइड बाय 22/10, तो यानी कि डिवाइड हो रहा है यहाँ से। डिवीजन में क्या होता है, इसका अपॉन हो जाता है, यानी कि 5/11 इंटू 10/22, इसका उल्टा कर दो। जो भी डिवाइड में आ रहा है ना, डिवाइड के बाद उसका उल्टा कर दो, तो ये तुम्हारे पास डिवीजन में जो है मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो कि इसमें से कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो भाई ऐसे डिवाइड, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से 50 अपॉन ये क्या होगा 242, ये तुम्हारा डिवीजन हो गया। अब ये होता है फ्रैक्शंस के बारे में। तुम्हें डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करना है, मान लो तुम्हें डिवाइड करना है 8.5 डिवाइडेड बाई 11.3, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, सीधी सी बात, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 85/10 डिवाइड बाई 11.13 इंटू 10। ये डिवाइड हो गया। अब जैसे तुमने इसका उल्टा करा था, तुम इसका भी उल्टा कर सकते हो, 85/10 इंटू 10/113। 10 से 10 कट गया, 85/113 डिवीजन आ गया। डिवाइड करके देख लेना, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा। अब ये तो बात करी मैंने
उन नंबर्स की जिसमें पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहाँ पे इसमें भी एक ही है खाली, इसमें भी एक ही है। अगर यहाँ पे अलग अलग होते तो क्या करते? मान लो यहाँ पे 3 1 होता तो क्या करते? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 से करा था तुमने नीचे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जितने भी डेसिमल है तुमने बाहर निकाल लिया उससे। अब यहाँ पे जैसे 100 होता तो यहाँ पे एक ही 10 कटता तुम्हारे पास, एक एक 10 से एक 0 कट जाता है, ये 10 तुम्हारा मल्टीप्लाई में रहता है, यानी कि फिर ये 850 हो जाता है, 850/113। तुम फिर इसे ऐसे डिवाइड करते हैं। और मल्टीप्लाई में भी यही होगा, पहले काट के देख लो, जैसे ऊपर मैंने बताया था ये चीज़ थी, जैसे 5/11 × 10/22। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई करता तो क्या होता? 8.5 × 11.3, यानी कि हो जाता 85/10 × 113/10। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, नीचे मल्टीप्लाई हो जाता, ये मल्टीप्लाई हो जाता। इसका आंसर आ जाता 100/85 × 113। जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है वो तुम्हारा आंसर हो जाता। उसके बाद लास्ट में तुम ये 100 जो काट के जो है इसमें 2 डेसिमल लगा देते हैं, जो भी आंसर आता तुम्हारा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर मैं बोलूँ 2/5, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इस पर ख़त्म हो जाता है, इसका आंसर रहेगा 0.4। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1.3, तो ये फ्रैक्शन ऐसे चलता रहेगा, 0.333333 चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। 3 तुम करके देख सकते हो, तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। इस टाइप के फ्रैक्शंस को जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, जैसे कि 1/3, इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहे। ये 2/5 जो है टर्मिनेट हो गया, एक जगह खत्म हो गया, इसके आगे कहीं नहीं बढ़ रहा है। ये 1/3 जो है कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये 3 निकल चलता ही जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 0.3 बार, जो भी नंबर तुम्हारा रिपीट हो रहा है तुम उसके ऊपर एक बार लगा दो। इसका मतलब क्या होता है? ये रिपीट होता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो पूरा ना लिखने की बजाय हमने बस एक बार लगा दिया दिखाने के लिए रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ 1/9, तो ये तुम्हारे पास क्या आता है? 0.11111111। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा? 0.1 का बार। अगर मैं बात करूँ ऐसे एक नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शन की, 0.1/11 की, तो ये क्या आ जाएगा? 0.090909। तो इसमें बार बार 0.09 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.09 बार, क्योंकि 0 9 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों के ऊपर बार आएगा। इन्हें हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस, जो कि सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जो कि चलते तो जा रहे हैं और कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2, ये क्या होता है? 1.4142, ऐसा कुछ चलता रहता है। ये कभी रिपीट नहीं होता, इसमें कहीं पे तुम बार नहीं लगा सकते। तो ये हो जाएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तुम कहीं पे बार नहीं लगा सकते, ये खत्म भी नहीं हो रहा। एग्जाम्पल √3 1.73 डॉट डॉट कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। सबसे फेमस नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन तुम बता सकते हो कौन सा हो रखा है? पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 3.1415 डॉट 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 वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करेंगे हम। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई डेसिमल है 1.01 और 1.1, तो इसको मैं कंपेयर कैसे करूँगा? तो मैं ये देखो कि सबसे जो डेसिमल के आगे प्लेस है उसमें कौन बड़ा है? ये 1.1 में से 1 बड़ा है ना, 0 में से, तो हमारे पास आ गया 1.1 इज़ ग्रेटर देन 1.01। अगर मैं बोलूँ 5.33 और 5.31, यहाँ पे दोनों में सेम है, लेकिन जो पीछे वाला डिजिट है वो डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.33 जो है बड़ा है 5.31 से। क्यों? क्योंकि पहला डिजिट तो सेम है दोनों का, लेकिन दूसरा डिजिट में जो है डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं मान लूँ कंपेयर करूँ 5.1 को 5.1009 से, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे हम? 5.1 में पहला डिजिट तो दोनों में सेम है, इसको मैं लिख सकता हूँ 000। 0 तो एक ही बात है, कट जाएगा, नहीं लिखो कोई पॉइंट नहीं बनता। अब तुम देखो ये डिजिट भी सेम है, 0, ये भी जो सेम है, लास्ट में 9 जो हमारे 0 से बड़ा है, तो ये जो है वो छोटा हो जाएगा 5.1009 से। कंपैरिजन ऐसे चलता है। डॉट के बाद ये देखो कौन सा डिजिट जो है बड़ा है, अगर सेम आता है तो अगले पे बढ़ो, सेम आता है अगले पे बढ़ो, सेम आता है अगले पे बढ़ो, तब तक बढ़ते रहो जब तक तुम्हारे पास कोई डिफरेंट डिजिट नहीं आ जाता। अप्रॉक्सीमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हें हमेशा काम आने वाली है। अगर मैं तुमसे पूछूँ 5/12 क्या होता है, तो तुम्हें उसे एग्जैक्टली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे शायद ये बताओगे कि कुछ होता है 0.416 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ चल रहा चल रहा है। तुम सीधी सी एक चीज़ देखो, अगर मैं इस 5 में एक एक दो ऊपर नीचे कर दूँ तो ये 12 से थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं करूँ 4/12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। इसकी वैल्यू में पता है 0.3333 कुछ होती है। अगर मैं इसमें एक बढ़ा दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/12, जो कि सीधा सीधा आ जाता है हमारे पास 1/2, जो कि होता है 0.5। मेरी ये वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी 5/12 की। तो अगर मैं इनका एक एवरेज ही ले लूँ तो मेरा काम उससे भी बन ही जाएगा ऑलमोस्ट। 0.5 और 0.333 का एवरेज क्या होगा मेरा? बीच की वैल्यू क्या आएगी इनकी? कुछ 0.4 के आसपास आएगी।
ठीक है, इसके काफ़ी पास आ रहा है मेरा ये आंसर। काफ़ी सारे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा इतने इतने से भी काम बन ही जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं इस बार। मान लो अगर मुझे डिवाइड करना हो 316 को 88 से। अब मुझे नहीं पता है पक्का पक्का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसे करके देखते हैं। चलो जहाँ तक डिवाइड हो रहा है वहाँ तक करके देखते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये दोनों, सबसे पहले तो 44, और ये क्या आ जाएगा 158। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है 44, और ये आ जाएगा 22, ये हो जाएगा कितना 79। अब तुम देखो अभी कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, 79/22 कहीं किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा इनके बीच में। तो अगर मैं ऐसे हल्का फुल्का 79 को ऊपर नीचे करके देख लूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं ऐसे 80 कर लूँ, इसमें एक ऊपर बढ़ा लिया 22, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये आ गया 40/11। अभी मेरे पास और क्लोज आ गया, 40/11 करना बहुत आसान है 79/22 करने के बजाय, और मेरा आंसर जो है काफ़ी क्लोज आ जाएगा एक्चुअल आंसर के। तो तुम ये देख सकते हो 40/11 अगर मैं करने बैठूँ तो ये 3 आएगा, 33, 7, ठीक है, पॉइंट में ले लो 0, 6, 66, 4, ये चलता रहेगा 3636, तो यानी कि 63 बार हो गया ये। 3.63 के आसपास ही मेरे पास आंसर आएगा। और तुम ये चीज़ देखो कि मैंने क्योंकि इसमें एक बढ़ाया था तो ये मेरा आंसर हल्का सा ज़्यादा है। तो अगर मैं इसे बोलूँ 3.6 तो मेरा आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट ही होगा। करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से भी। तो तुम ये देख सकते हो एक्चुअल आंसर जो है वो 3.590909 आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया 3.6, मेरा आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, और काफ़ी केसेस में ये मेरी कैलकुलेशन आसान कर रहा है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा यार, आंसर इससे भी आ जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सर झुकाओ, काम करो।